22 जून को ही हो गया था एमपी की 84 सीटों का फैसला। मामा नहीं तो कौन बनेगा सीएम, शाह के बंद कमरे की मीटिंग में हुआ तय। सीधी सिंगरौली और झाबुआ की घटना पलटने वाली थी सरकार। कमलनाथ ने बना लिया था प्लान, तभी छाया द्रौपदी मुर्मू का नाम। मोदी के 3 ऐलान और योगी के 5 बयान करवा रहे एमपी में बीजेपी की वापसी। सिंधिया मामा या विजयवर्गीय, किससे मिलेगी जीत की शाबाशी। मध्य प्रदेश में भले ही वोटिंग 19 नवंबर 2023 को हुई हो, लेकिन 84 सीटों का फैसला इस तारीख से ठीक 1.5 साल पहले ही हो गया था। 22 जून 2022 की तारीख मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के लिए काफी यादगार तारीख रही है। देश के 10 करोड़ वोटर्स इस तारीख को कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि इस दिन पीएम मोदी ने एक सियासी तीर से 7 बड़े राज्यों को भेज दिया था। ये राज्य थे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, जिनमें से मध्य प्रदेश में बीजेपी को इस फैसले से तत्कालिक फायदा मिला, क्योंकि यह फैसला किसी योजना से जुड़ा नहीं था, बल्कि सीधे तौर पर एक बड़े समुदाय के सम्मान से जुड़ा था। आप समझ गए होंगे, हम आदिवासी समुदाय की बात कर रहे हैं। दरअसल 22 जून को बीजेपी ने उड़ीसा के एक छोटे से गांव से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया था, जिससे सुनते ही आदिवासी समुदाय ने यह तय कर लिया था कि जिस पार्टी ने हमें सम्मान दिलाया, हम उसे नहीं भूलेंगे। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ 230 में से 47 सीटें आदिवासी बाहुल हैं, जबकि कुल 84 सीटों पर आदिवासी ही विधायक तय करते हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश में जैसे ही चुनाव का ऐलान हुआ, सीधी जिले से प्रवेश शुक्ला का वीडियो सामने आया, जिसमें वो एक आदिवासी युवक के साथ गलत हरकत कर रहा था। उसके बाद सिंगरौली और झाबुआ में भी आदिवासियों के अपमान का मुद्दा कांग्रेस ने खूब उठाया, लेकिन आदिवासियों को इस बात का भरोसा था कि मोदी ने जो किया है वो कांग्रेस की सरकार 70 सालों में नहीं कर पाई। यहाँ तक कि अलग से आदिवासी मंत्रालय भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बना, और जब मोदी आए तो उन्होंने इसके कई कदम आगे बढ़ाकर 3 बड़े ऐलान किए। बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर 15 नवंबर को पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस मनाने का ऐलान किया, जिससे आदिवासी समुदाय में सरकार के प्रति जुड़ाव की भावना विकसित हुई। झारखंड की धरती से मोदी ने पीएम जनधन योजना का ऐलान किया, जिसके तहत 22,000 गाँव के आदिवासियों पर 24,000 करोड़ खर्च करने का ऐलान किया। अलग अलग राज्यों में 3,000 से ज्यादा वनधन विकास केंद्र खोले गए, ताकि जनजातीय कला और उनकी ओर से बनी प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा सके। इधर पीएम मोदी जब इन योजनाओं को प्रमोट कर रहे थे, तो दूसरी तरफ सीएम योगी अपने बयानों से आदिवासी समुदाय को जोड़ने में लगे थे। 2 साल पहले ही सीएम योगी ने कहा था कि यूपी के सोनभद्र में कांग्रेस नेताओं से जमीन खाली करवाकर आदिवासियों में बांटेंगे। हर साल दिवाली पर योगी खुद वनटांगिया समुदाय के लोगों के बीच में जाते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि सरकार हर वक्त उनके लिए खड़ी है। इस जनजाति की महिलाओं के लिए योगी सरकार खुद कई तरह की योजनाएं चला रहे हैं। योगी साफ कहते हैं, हमारा मकसद समाज के अत्यंत पिछड़े वर्ग तक पहुंचना है। हालांकि वो अलग बात है कि एमपी में योगी की रैलियों को उतना कवरेज नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए था, जिससे योगी के समर्थक थोड़े नाराज भी दिखे। पर यह उम्मीद है कि बीजेपी वापसी करने जा रही है, इसलिए अमित शाह ने घंटों तक बंद कमरे में कैलाश विजयवर्गीय के साथ चर्चा की, जिससे लेकर मीडिया में खबर आई थी विजयवर्गीय ने यह कहकर पल्ला झाड़ दिया कि चुनाव पर कोई बात नहीं हुई है, पर जनता ये जानना चाहती है कि बीजेपी चुनाव जीती तो शाबाशी किसे मिलेगी, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया या कैलाश विजयवर्गीय को, क्योंकि मोदी शाह के आदेश पर सबसे बेहतर मैनेजमेंट किसने किया, ये पार्टी कार्यकर्ता भी जानना चाहेंगे। आपको क्या लगता है, जीत का सेहरा किसके सिर बनना चाहिए, सीएम पद पर बीजेपी को किसे बिठाना चाहिए?